तो शुरू करते हैं क्रेब साइकिल। एनसीईआरटी में जो क्रेब साइकिल का पिक्चर बना हुआ है उससे कुछ क्वेश्चन निकल सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन उससे नहीं निकलेंगे। तो ये कुछ स्टेप वहाँ नहीं लिखे हुए हैं, इसमें लगभग सारे स्टेप लिखे हैं। और भी कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो और इससे बड़ी बड़ी साइकिल आपको क्रेब साइकिल मिलेगी, लेकिन कम से कम इतनी जानकारी आपको हो। अभी कुछ लिखना नहीं, केवल सुनना है। देखिए है क्या, आपको पहले से ही पता है कि जो पायरुविक एसिड बना था और उसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया था। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन थे, एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन थे। तो इस एसिटाइल कोएंजाइम ए ने क्या किया, क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट किया। कैसे? तो इसका जो कोएंजाइम ए वाला पार्ट है वो जुड़ जाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से। जुड़ने को कंडेंसेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा क्रेब साइकिल की शुरुआत किस घटना से होती है, तो कहोगे कंडेंसेशन ऑफ कोएंजाइम ए विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और साथ में लगता है एक वाटर मॉलिक्यूल। तो एक वाटर मॉलिक्यूल लगा, कोएंजाइम ए वो कहाँ से मिल गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए से। इसके 2 कार्बन, इसके 4 कार्बन, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 6 कार्बन हो जाएगा। एक और खास बात, कोएंजाइम ए निकल जाएगा, यहाँ एंजाइम यूज होगा जिसका नाम सिट्रेट सिंथेज है। क्यों? क्योंकि सिट्रिक एसिड बना है, इसी नाते इसका नाम सिट्रेट सिंथेज पड़ा। ये 4 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, तो नो डाउट यहाँ कितने होंगे, 6 कार्बन होंगे। अब ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड बना इसका नाम सिट्रिक एसिड है, इसी नाते इस साइकिल का नाम सिट्रिक एसिड साइकिल है। लेकिन ये जो सिट्रिक एसिड है ये एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसा कोई भी एसिड जिसमें 3 COOH ग्रुप हो उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक कहते हैं। तो यहाँ 3 COOH ग्रुप हैं, इसी नाते इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी नाते क्रेब साइकिल का नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या शॉर्ट फॉर्म में TCA साइकिल कहते हैं। क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप या इनिशिएशन में क्या होता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़ जाता है किससे, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये वही ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है जो फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ रहे थे, 4 कार्बन का था। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम ए से जुड़ेगा तो 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा, उसका नाम सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के नाते इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल पड़ा। उसका खास बात यह है कि उसमें 3 COOH ग्रुप हैं, इसी नाते उस सिट्रिक एसिड का दूसरा नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। इसी साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी नाते इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या शॉर्ट फॉर्म में TCA साइकिल कहते हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। इस स्टेप में एक एंजाइम लगता है जिसका नाम सिट्रेस सिंथेज है, और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी लग जाता है। ठीक है, ये सिट्रिक एसिड है, ये आइसोमेराइज हो जाएगा और बना लेगा आइसोसिट्रिक एसिड। लेकिन बीच में एक स्टेप और है जिसमें बनता है सिस एकोनिटिक एसिड। तो चाहे सिट्रिक एसिड से सीधे लिख दो और चाहे सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड लिख दो। खास बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कोई कार्बन मॉलिक्यूल न निकला है न लगा है। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, तो यहाँ भी 6 कार्बन है। अब पहली बार क्या होगा, आइसोसिट्रिक एसिड जब ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा तब घटना होगी डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब किसी एक जगह से हाइड्रोजन निकाल लिया जाए और दूसरे में जोड़ दिया जाए। तो होगा क्या, यहाँ से H+ निकलेगा और किस में जुड़ जाएगा, NAD+ में। तो NAD+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH+ H+ में, NAD+H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर NAD+ NADH में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हुआ क्या है, ये तो रिडक्शन हुआ है। तो अगर इस मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ है तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये कौन सी घटना यहाँ हो गई है, तो कहो चाहे डिहाइड्रोजनेशन और चाहे कहो क्या, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ 2 घटनाएं हो गई, डिहाइड्रोजनेशन भी हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है।
और यहाँ रिडक्शन भी तो हुआ है, NAD प्लस किस में रिड्यूस हो गया, NADH में रिड्यूस हो गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो बन जाएगा ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, इसमें अभी 6 कार्बन है। अब पहली बार डी कार्बोक्सिलेशन होगा। जब डी कार्बोक्सिलेशन होता है तो CO2 निकल जाता है, तो CO2 निकल जाएगा तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड 5 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाम क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। उसके फिर एक डी कार्बोक्सिलेशन होगा, जब फिर एक डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो 1 कार्बन और निकल जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने हो जाएंगे, 4। तो ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में 2 लगातार क्या हुए हैं, डी कार्बोक्सिलेशन हुए हैं। क्वेश्चन पूछेगा क्रेब्स साइकिल में कौन सी घटना है जो लगातार होती है, सक्सेसिव, तो आंसर देंगे डी कार्बोक्सिलेशन। भाई ये डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, ये भी डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। पहले डी कार्बोक्सिलेशन का रिजल्ट है 5 कार्बन का बना और दूसरे डी कार्बोक्सिलेशन का रिजल्ट है 4 कार्बन का बना, और नाम क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। लेकिन सिर्फ डी कार्बोक्सिलेशन ही नहीं हुआ है, यहाँ देखो डिहाइड्रोजिनेशन भी हो गया है। NAD प्लस रिड्यूस होके क्या बना है, NADH2। इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी तो हुआ है, नहीं हुआ है। NAD का NADH में कन्वर्ट होना तो रिडक्शन है, लेकिन ये स्टेप क्या है, ये तो ऑक्सीडेशन है। इस दौरान एक कोएंजाइम ए भी खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो कोएंजाइम ए लगा, NAD प्लस लगा, क्या मिला, NADH मिला, और क्या मिला, CO2 मिला, और क्या मिल गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम है। तो यहाँ से सुनेंगे ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड का लगातार 2 बार डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। पहले बना अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और फिर बना सक्सिनिल कोएंजाइम ए, एक बात हो गई। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन हुआ तो मिला सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और हमको साथ में क्या मिल गया, NADH। तो जहां जहां NADH बनेगा हम कहेंगे वहां वहां डिहाइड्रोजनेशन या वहां वहां ऑक्सीडेशन, और वहां वहां रिडक्शन भी तो हुआ है। तो NAD प्लस रिड्यूस हुआ, डिहाइड्रोजनेशन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ। ये 4 कार्बन का जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सेनिक एसिड में, और यहां से कोएंजाइम ए निकल जाएगा। तो जब कोएंजाइम ए निकल जाएगा तो सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक काम हो जाएगा, यहां से जब यहां जाएंगे तो एनर्जी निकलेगी और उसका इस्तेमाल करके GDP को किस में कन्वर्ट कर देंगे, GTP। फिर GTP को तोड़ देंगे, जब GTP को तोड़ोगे तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GDP में, और यहां से जो फास्फेट निकलेगा किसको मिल जाएगा, ADP को, और क्या बन जाएगा, ATP। तो ये कपल्ड रिएक्शन है। कपल्ड का मतलब 2 चीजें एक साथ चल रही हैं, GDP से GTP भी बन रहा है और GTP से GDP बन रहा है। तो 2 रिएक्शन एक साथ हो रही है और साथ में बन क्या रहा है, ATP। इसी नाते इस घटना को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन किस स्टेप पर हुआ, तो कहोगे जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट हुआ, सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये सक्सेनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा या सक्सीनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, FAD से FADH2 बना। देखो स्टेप जहां कहीं हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन भी तो है, नहीं है, ये ऑक्सीडेशन है इसका इसमें, तो तभी तो FAD इसमें क्या कर गया, रिड्यूस। तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी हुआ है, यहाँ रिडक्शन भी हुआ है, यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन भी हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, सक्सेनिक एसिड का फ्यूमेरिक एसिड में, और रिडक्शन किसका हुआ है, NAD प्लस का FAD प्लस का FADH2 में, और क्या हुआ है, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में, एक वाटर मॉलिक्यूल लग जाएगा और मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। फिर वही घटना, NAD इसमें कन्वर्ट हुआ है तो इसका रिडक्शन हुआ है, लेकिन इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कोई दिक्कत, जरा आराम से बताएं कहां 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 ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कहोगे यहां ऑक्सीडेशन हुआ है, ये स्टेप ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ये स्टेप भी क्या है, ऑक्सीडेशन है, और ये स्टेप भी क्या है,
ऑक्सीडेशन है, और ये स्टेप भी क्या है, ऑक्सीडेशन। तो कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, 4 जगह। कहाँ कहाँ डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, 4 जगह। दूसरा क्वेश्चन, कहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, पिछले साल ही आया है, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है, क्रेब साइकिल का कौन सा स्टेप है जहां ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। तो आंसर ये था सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड, क्योंकि यहां क्या हुआ है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुआ है। ठीक है, तो पूरी क्रेब साइकिल में चीजें जानते हो क्या पूछता है आपसे, आपसे केवल 4 प्रकार के सवाल पूछेगा। साइकिल लिखने को आपसे कभी नहीं कहेगा, आपसे पूछेगा ये बताओ कितनी ऐसी जगह है जहां ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन होता है, कहोगे 4 जगह। कितनी ऐसी जगह है जहां NADH2 बनता है, NADH2 3 जगह, यहां बना, यहां बना और यहां बना। कितनी ऐसी जगह है जहां FADH2 बनता है, 1 जगह, कौन सी, सक्सिनिक एसिड से। कितनी ऐसी जगह है जहां सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुआ, 1 जगह। उससे पहले ये पूछा गया, उसके पहले मतलब 2023 वाला में देखो क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी स्टेप एट वेयर सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन अकर, 1 स्टेप। ठीक है, कितनी जगह डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, 2 जगह। कहां से कहां, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटो और अल्फा कीटो से सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अच्छा, टोटल इतने ही सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या, कितनी जगह ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, कितनी जगह NADH2 मतलब NAD प्लस का रिडक्शन हुआ, कितनी जगह FADH2 मतलब FAD प्लस का रिडक्शन हुआ, कितनी जगह डिकार्बोक्सिलेशन हुआ और कितनी जगह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुआ। आखिरी सवाल, कितनी जगह वाटर लगा, 2 जगह। एक कौन सी जगह, ब्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड और एक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से सिट्रिक एसिड। हर जगह का अपना अपना एंजाइम होगा, हमको सारे एंजाइम नहीं याद रखने हैं, एक एंजाइम याद रखना, कौन सा, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। इतने सवाल हैं। आखिरी क्वेश्चन, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे, 2। तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, 2। तो कितनी क्रेब साइकिल चलाओगे, 2। एक ग्लूकोज का यदि कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे तो हाउ मेनी क्रेब साइकिल सर्कुलेट, तो आंसर देंगे क्या, 2। अब जब साइकिल 2 चलाओगे तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। आराम से बताएं, एक क्रेब साइकिल से क्या 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 मिला, तो हम बताते क्या मिला, एक क्रेब साइकिल से मिले 3 NADH2, सही है। एक क्रेब साइकिल से मिले 1 FADH2, एक क्रेब साइकिल से मिला 1 ATP और मिले 2 CO2। और अगर एक ग्लूकोज से पूछ ले तो क्रेब साइकिल में जो भी प्रोडक्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। कैसे, NADH2 3 की जगह 6 हो जाएंगे, FADH2 2 की जगह 1 की जगह 2 हो जाएंगे और CO2 2 की जगह 4 हो जाएंगे और ATP 1 की जगह 2 हो जाएंगे। फिर से सुन लेते हैं, फिर पॉइंट लिखेंगे। क्रेब साइकिल हमको याद है, तुमको भी याद हो जाएगी, याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, फ्लो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बात हमको जो चीजें यहाँ याद रखने हैं कि कौन मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होता है और किस प्रोसेस से कन्वर्ट होता है। जैसे आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो ये इसका इसमें ऑक्सीडेशन है, तो जब ऑक्सीडेशन होगा उसी दौरान क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन, और उसी दौरान ये रिडक्शन भी तो है। भाई कोई ऑक्सीडाइज होगा तो कोई रिड्यूस भी तो होगा, तो बताओ कितनी जगह NAD प्लस रिड्यूस होता है, NAD प्लस कितनी जगह रिड्यूस होता है, 3 जगह। कौन कौन सी, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यही 3 जगह तो है। अच्छा,
कितनी जगह CO2 निकला? 2 जगह। कौन सी? पहला आइसो, देखो यहां से, हाँ, ऑक्जैलोसक्सेनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और दूसरा अल्फा कीटोरोग्लूटारिक एसिड से सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। कौन सा स्टेप है जो लगातार होता है? यही डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सी ऐसी जगह है जहां सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है? तो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से सक्सेनिक एसिड। कौन सी जगह जहां एटीपी बनता है? फिर यही आंसर दोगे, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से सक्सेनिक एसिड। कौन सी ऐसी जगह जहां ऑक्सीडेशन नहीं होता है? फिर यही आंसर दोगे, यहां ऑक्सीडेशन नहीं होता। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इतने ही सवाल हैं। आखिरी क्वेश्चन ये था कि भाई एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, तो 2 क्रेब साइकिल चलेंगे। तो अगर क्रेब साइकिल के प्रोडक्ट आपसे पूछे जाएं तो एक क्रेब साइकिल का प्रोडक्ट अलग याद रखिएगा और 2 क्रेब साइकिल का प्रोडक्ट अलग याद रखिएगा। एक क्रेब साइकिल में खत्म होगी तो 3 NADH2 बनेंगे और 1 FADH2 बनेगा और 1 ATP बनेगा और 2 CO2। और अगर हम डबल कर देंगे तो 3 की जगह 6 NADH2, 1 की जगह 2 FADH2 और 1 की जगह 2 ATP और 2 की जगह 4 CO2। क्लियर है? लिखाएं? चलो लिखो। पहला पॉइंट रटने वाला है। क्रेब साइकिल को एक्सप्लेन किसने किया? हाइंस क्रेब। एक क्वेश्चन ये है, क्रेब साइकिल का एक नाम क्या है? क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? सिट्रिक एसिड है। क्रेब साइकिल का एक नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। लिखते चलेंगे। क्यों? जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। और वो है कौन सा? वो सिट्रिक एसिड ही है। थोड़ा बहुत अगर फार्मूला याद हो तो बता दो। तो 3 कार्बन होते हैं और सभी कार्बन से COOH जुड़ा होता है। बाकी एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, यहां OH होता है, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। वापस क्रेब साइकिल स्टार्ट। तो स्टार्ट कहेगा तो क्या कहोगे? कहोगे ऑक्जैलोएसिटिक एसिड कंडेंस विद एसिटाइल कोएंजाइम ए एलॉन्ग विद वाटर। यही तो होता है। दूसरा सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एंजाइम नहीं भूलेंगे। कौन सा?
सिट्रेट सिंथेज। डन। इसको उल्टा भी लिख सकते हो, ऑक्जेलो एस्टिल कोएंजाइम ए कंडेंस विद ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, बात तो एक ही है। किसी भी क्रेब साइकिल में ये खूब सवाल आता है, कितनी बार ऑक्सीडेशन? एक ही है ऑक्सीडेशन, नहीं इतनी एक बार कहां होगा भैया, क्या होगा 4 बार, क्या होगा ऑक्सीडेशन कहो या डिहाइड्रोजनेशन, 3 बार क्या होगा, रिडक्शन ऑफ NAD प्लस या फॉर्मेशन ऑफ NADH प्लस H, बात तो एक ही है ना। चाहे कहें NAD प्लस का रिडक्शन और चाहे कहें NADH प्लस का फॉर्मेशन, एक जगह रिडक्शन होगा किसका, FAD प्लस, या फॉर्मेशन किसका, तो फॉर्मेशन होगा FADH2 का। एक ही जगह होगा क्या, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, या क्या कहोगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ATP फॉर्मेशन। और 2 जगह होगा क्या, डीकार्बोक्सिलेशन या CO2 रिलीज। बिल्कुल क्लियर। ये संख्या भी पूछी जाती है। अब हमको एक एक करके पढ़ना है, कौन कौन सी जगह है जहां NAD प्लस रिड्यूस होकर के NADH2 बनाता है, कौन कौन सी जगह जहां FADH2 बनता है, कौन सी जगह जहां CO2 निकलता है, और कहां कहां वाटर लगता है, ये सब लिखना है। तो रट के आप निकाल नहीं पाओगे, आपको अगर साइकिल याद होगी तभी आप बता पाओगे कि कहां 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 NADH2 बना और कहां कहां FADH2 बना, या कहां कहां ATP बना। तो लिखने को तो हम लिख लेंगे, लेकिन आप रटने का प्रयास न करिएगा, ये सोचिएगा कि ये लिखें हम स्वयं कैसे। तो अगर आप सही स्वयं लिख लोगी तो आपको याद रहेगा। बढ़े आगे, यहां तक हो गया क्लियर। डन। फिर से वापस यहां, पीछे गलत लिखा क्या कुछ, कोई इधर कह रहा है, कोई इधर कह रहा है। चलो अब सही है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ें। अब आपको सिर्फ बता दीजिए तभी लिखेंगे। 3 जगह कौन सी हैं जहां NAD प्लस रिड्यूस होकर के NADH2 बनता है। पहली जगह ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारिक, पक्का। ऐसे करोगे एग्जाम में, ऊपर वाला कि नीचे वाला है, कहां से कहां है, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सेनिक, और दूसरा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से जाइम ए, और तीसरा मैलिक एसिड से ऑक्जेलो। तो लिखो भैया,
3 स्टेप at where NAD plus reduce to form NADH plus H plus। तो बताओ कौन कौन से 3 स्टेप हैं। तो ये कौन सा होगा, आइसो सिट्रिक एसिड 2, क्या ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। दूसरा बताओ, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 2, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और तीसरा मैलिक एसिड 2 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अच्छा, अभी भी कुछ लोग कमाल कर रहे हैं, देख देख के छाप रहे हैं, कह रहे हैं कि साइकिल में देख के लिखो। सही लिख रहे हैं या स्वयं उसी से देख के लिखो? साइकिल आपके पास बनी है ना, बोर्ड से काहे उतार रहे हो, उस पर देखो, जहां जहां वहां लिखो। अपने ऊपर भरोसा है नहीं कि तो हो सकता है गलती हो जाए, सही से लिख लिया जाए। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, देख देख के लिख लो। एक ही स्टेप है एट व्हेयर FAD प्लस रिड्यूस इनटू किसमें, FADH2। अब एक ही स्टेप है, तो बताओ कौन सा है। तो कहोगे क्या है, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड। यहां एंजाइम एक होता है, एंजाइम है सक्सिनेट डी हाइड्रोजनेज। इसका नाम सुने हो, ये बहुत बहुत जगह है, पूरी एनसीईआरटी में। ये वही एंजाइम है जिसको इनहिबिट करते हैं माइलोनेट से, याद आया। तो सक्सिनेट, फ्यूमरेट, माइलोनेट, ये सब कहाँ लिखे हैं बायोमोलिक्यूल में, ये एंजाइम बहुत काम का है। तो एक तो इसका इनहिबिटर वाला, दूसरी क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम कहाँ हैं, मैट्रिक्स में, इसी को छोड़ के यही एक ऐसा क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है जो इनर मेम्ब्रेन से अटैच है। तो ये एक्सेप्शन है। ये वो एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल है नॉट इन मैट्रिक्स बट फाउंड अटैच टू, कहा, इनर मेम्ब्रेन। बहुत बार ये सवाल आया है। क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम कहाँ हैं, मैट्रिक्स में। कौन सा नहीं है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। लिख लिया। फिर लिखो, वन स्टेप एट व्हेयर, क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, या क्या कह दो, एटीपी फॉर्मेशन कपल्ड विद
कपल्ड विद जीटीपी। तो जब जीटीपी फॉर्मेशन के साथ मिल करके एटीपी बने तो ये इसको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। और ये एक ही स्टेप है, तो बताओ बेटा कौन सा है? तो कहोगे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से फिर लिखते चलो बेटा, दो स्टेप हैं, दो लगातार, टू सक्सेसिव नहीं है, टू सक्सेसिव स्टेप ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। और दो सक्सेसिव स्टेप कौन से हैं? या CO2 रिलीज, बात तो एक ही ना, बताओ कौन सा है? तो चूंकि दो स्टेप हैं तो दोनों बताने पड़ेंगे। पहला बताओ, दूसरा बताओ। पहला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सही है, ऑक्जेलो सक्सिनिक, जो कहोगे हम वो लिख डालेंगे, हमको क्या है, पेपर तुमको देना है। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड टू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। और दूसरा कौन सा था? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम है। कितने वाटर खर्चा होते हैं? 2 वाटर कंज्यूम इन क्रेब साइकिल। बताओ कहां कहां? पहला तो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड से सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड से, और दूसरा बेटा फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड। सब सवाल ही सवाल हैं। लिखो, फ्रॉम सिंगल क्रेब साइकिल। बताओ क्या क्या मिला? तो कहोगे 3 मिले क्या? NADH प्लस, और 1 मिला क्या? FADH2। एक ही मिला क्या? ATP, और 2 मिले क्या? CO2। ठीक है, फ्रॉम टू क्रेब साइकिल क्या हो जाएगा? जब 2 क्रेब साइकिल कर दोगे तो 6 NADH प्लस H प्लस, लिखते चलो, 2 क्या? FADH2, 2 क्या? और 4 क्या? CO2। ये क्यों लिखा है? तो यही सुनाते लिखा है कि अगर एक ग्लूकोज लोगे तो बनेंगे क्या? 2 पायरुविक एसिड। तो बनेंगे क्या? 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो बनेंगे क्या?
तो चलेंगे क्या 2 क्रेब्स साइकिल। अच्छा, अगर पायरुविक एसिड से अभी तक का हिसाब देखा जाए तो क्या क्या हुआ है। पायरुविक एसिड से, तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया पहला, क्या मिला था उसमें, तो एक NaDH2 मिला था और एक CO2 मिली थी, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, और फिर उसके आगे कहानी चलाए। तो अगर हम पायरुविक एसिड से अभी तक का खर्चा आपसे जुड़वा लें तो बता दो क्या क्या लगा। पायरुविक एसिड से अभी तक क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होने तक, तो देखो क्या क्या लगा। ये लिख लिया है, साफ सुथरा लिखेंगे। देखो भाई, हमारे पास है पायरुविक एसिड, हमको सिर्फ इतना बता दो कि कितने NAD+ खर्चा हुई अभी तक। तो अगर एक साइकिल चलानी, एक ही लिखा यहां, एक साइकिल चलानी है तो एक NAD तो लग जाएगा पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और 3 लग जाएंगे किसमें, क्रेब्स साइकिल। तो कुल कितने लग गए, 4 लग गए क्या NAD+। कितने FAD+ लग जाएंगे, एक ही लगेगा, इससे पहले कहीं लगा नहीं था, एक ही लगेगा FAD+। कितने वाटर लग जाएंगे, कितने वाटर, 2 वाटर लग जाएंगे। और कितने कोएंजाइम ए, देखो क्रेब्स साइकिल में कोई कोएंजाइम ए का खर्चा नहीं है, पहले स्टेप में जो निकला था वही आगे यूज हो गया था। तो जो खर्चा हुआ होगा कहाँ हुआ होगा, वो लिंक रिएक्शन में खर्चा हुआ होगा, तो एक ही तो लगा होगा, एक कोएंजाइम ए। अब बना बताओ क्या क्या, या कोएंजाइम ए ना लिखो उसका कोई मतलब नहीं, एनसीईआरटी में शायद कोएंजाइम ए नहीं दिया, देखो दिया है, नहीं दिया ना, उसको हटा देते हैं। चलो अब बताओ क्या क्या बनेगा। क्योंकि पायरुविक एसिड से 4 लिख लिया है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं लिखेंगे, अब सीधे प्रोडक्ट बताओ। तो 4 NAD लिया है तो क्या मिलेंगे, 4 ही NADH+ H+। अब यहां भी 4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या मिलेगा, एक मिल जाएगा FADH2, और क्या मिल जाएगा है? भाई एक पायरुविक एसिड लिए है ना, तो CO2 भी तो निकलेंगे, एक CO2 निकला है लिंक रिएक्शन में और 2 यहां निकले, तो कुल कितने हो गए, 3। ये रिएक्शन डबल कब करोगे, अभी ग्लूकोज से शुरू कर दो। तो जैसे ग्लूकोज से शुरू करोगे, यहां 2 करोगे तो यहां, तो अगर हम एक ग्लूकोज ले लें, तो जैसे एक ग्लूकोज लोगे, ये रिएक्शन हमको क्या करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। तो एक ग्लूकोज ले लो और एट इंड ऑफ क्रेब साइकिल, बताओ हमारे हाथ में क्या 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 होगा। जल्दी ना करें, आराम से जोड़ें। अगर एक ग्लूकोज ले लोगे तो क्रेब साइकिल जब खत्म हुई होगी तो कितने, तो मिलेंगे 10 NADH+। कुछ लोगों ने 10 कहां से हो गए यार, 4 से तो डबल 8 होता है। तो भैया ग्लूकोज से शुरू किए हैं, इसका मतलब 2 ग्लाइकोलिसिस वाले भी तो होंगे, तो कुल कितने मिल जाएंगे, 10 NADH2। वेरी गुड। और बताओ कितने FADH2, एक ग्लूकोज से लिए हैं तो 2,
2FADH2। अच्छा कितनी CO2 भैया, एक रिएक्शन में निकली थी, अब ग्लूकोज चलाओगे तो 6 निकल जाएंगे। 6 क्या हो गई? CO2। ATP भी लिख दो यहां। अब बताओ यहां ATP कितनी लिख दें? तो देखो, एक पायरुविक एसिड से एक ATP, दो पायरुविक एसिड से दो ATP, तो दो ATP यही हो गई, और दो ग्लाइकोलिसिस वाली कितनी हो गई? 4 ATP। तो ये बहुत काम की चीज है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि सारा कुछ तो काम कर लिए हो, ग्लाइकोलिसिस भी चला लिए, लिंक रिएक्शन भी चला लिए, क्रेब साइकिल भी चला लिए, और आपके हाथ में आई कितनी ATP? 4, और निकालनी कितनी है? 38। तो बाकी कहां गई? इसका मतलब अभी कुछ और बाकी है, तभी पूरी ATP हमको मिल पाएंगे। यह हिसाब बिल्कुल क्लियर है। एक पायरुविक एसिड लिया, मतलब लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल दोनों मिला लिया, तो 4 NAD लगे, 1 FAD लगा, 2 वाटर लगा। क्या 4 NADH2 मिल गए, 1 FADH2 मिल गया, 3 CO2 मिल गया, और 1 ATP मिल गया। यहां तक बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या तो आएगी तब जब ग्लूकोज से शुरू करोगे। एक ग्लूकोज लोगे तो ग्लाइकोलिसिस चलाओगे, फिर लिंक रिएक्शन चलाओगे, फिर क्रेब साइकिल चलाओगे, सारा हिसाब जब निकालोगे तो कुल कितने NADH2 मिल जाएंगे? 10। कैसे 10 मिले? नीचे लिख दो 10 कहां से आए हैं। तो 2 कहां से आए? ग्लाइकोलिसिस से। प्लस 2 कहां से आए? लिंक रिएक्शन से। और प्लस 8 कहां से? हाँ, प्लस 6 कहां से आए? क्रेब साइकिल। हो गए 10। 2 FADH2 है तो क्रेब साइकिल वाले हैं। 6 CO2, एक में 2 निकलेंगे, एक में 2 निकलेंगे, 4। लिंक रिएक्शन में 1 निकलेंगे, 6 हो जाएंगे। ये भी 6 लिख लो बेटा, कहां कहां से निकले? तो 2 किसके हो गए? लिंक रिएक्शन के, और 4 किसके हो गए? क्रेब साइकिल के। और ATP 4 बेटा कहां से आई? 2 किसकी? 2 ग्लाइकोलिसिस की और 2 क्रेब साइकिल की। तो सब तरफ से हिसाब बिल्कुल क्लियर है। इस चैप्टर में सारा खेल हिसाब ही का है। एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर करेगा साइक्लिक पाथवे जिसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। कॉमनली इसको क्रेब साइकिल कहते हैं क्योंकि खोजा किसने? हाइंस क्रेब ने खोजा। ठीक है, कोई बात नहीं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ये कब शुरू होगी? तो जब कह रहा कंडेंसेशन होगा किसका? एसिटाइल ग्रुप या एसिटाइल कोएंजाइम ए किससे जुड़ेगा? तो कहोगे ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, और साथ में क्या लगेगा? वाटर। तो निकलेगा क्या? सिट्रिक एसिड। इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया? सिट्रिक एसिड साइकिल। कह रहा द रिएक्शन कैटालाइज बाय एंजाइम, कौन सा? सिट्रेट सिंथेज। साथ में मॉलिक्यूल क्या निकल गया? कोएंजाइम में, वो आगे जाकर के यूज हो जाएगा। सिट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? आइसोमेराइज, आइसोसिट्रेट। फिर फॉलोड बाय, इसके तुरंत बाद लगातार 2 क्या लिखा है? सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब 2 डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो पहले डीकार्बोक्सिलेशन का रिजल्ट अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और दूसरे डीकार्बोक्सिलेशन का रिजल्ट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। आराम से बताओ, इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें 5 कार्बन है? एक, केवल एक अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। उसके पहले के सब और उसके बाद के सब बड़ा आसान है, 4 नाम दे देगा, पूछ लेगा इसमें से 4 कार्बन वाला कौन है, तो कहोगे अल्फा कीटोग्लूटारिक के पहले वाले सब 6 कार्बन के और उसके बाद वाले सब 4 कार्बन, वही एक क्या है 5 कार्बन का। चलिए कह रहा बाकी के जो स्टेप हैं उसमें सिट्रिक एसिड साइकिल में सक्सिनाइल कोएंजाइम को फाइनली ऑक्सीडाइज करके अंततः क्या बना लोगे,
तो अंततः तो ये बनाओगे ना ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और साइकिल चलती रहेगी। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड क्या निकलेगा, जीटीपी। यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होगा, यहाँ कपल्ड रिएक्शन होगी, जीटीपी को कन्वर्ट करेंगे जीडीपी में और एडीपी को कन्वर्ट कर लेंगे क्या, एटीपी में। कह रहा 3 ऐसी जगहें हैं, कितनी जगहें हैं, 3 ऐसी जगहें हैं जहां NAD प्लस को रिड्यूस करके क्या बनाओगे, और एक ही ऐसी जगह है जहां FAD को रिड्यूस करके क्या बनाओगे। और कंटिन्यू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम अगर करते रहोगे किसमें, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड तो खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा। तो अगर चाहते हो कि साइकिल चलती रहे हमको फिर से क्या बनाना पड़ेगा, और अगर साइकिल चलाना चाहते हो तो हमको NAD प्लस और FAD प्लस भी तो चाहिए, वो भी तो बहुत सारे खर्चा हो रहे हैं। तो कह रहा अगर चाहते हो कि कंटिन्यू चलता रहे तो क्या चाहिए, हमको रीजनरेशन करना पड़ेगा। किसका किसका, NAD का, FAD का, क्योंकि ये सब कहाँ बनाने में जा रहे हैं, NADH2 FADH2 बनाने में खर्चा हो रहे हैं। तो इससे बना लो ये और इससे बना लो ये, और इसको भी रेगुलर हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कह रहा समरी इक्वेशन देख लो तो दी है, देखो पायरुविक एसिड से शुरू किया है, मतलब लिंक रिएक्शन खा गया, तो कितने इस्तेमाल कर लिया, 4, 1 हो गया FADH2, 2 हो गए वाटर, 1 वो एडिव से कोई मतलब नहीं है, 3 क्या मिले CO2, 4 क्या मिले NADH प्लस H और FADH2 मिला, और 1 क्या मिला ATP। यहाँ 2 लिख दो, तो यहाँ क्या लिखोगे 8, यहाँ 2, यहाँ 4, ऐसे करते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है अगर इस दौरान की केवल हम बात करें तो कह रहा ब्रेक डाउन हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड, केवल कितने मालिक्यूल मिले हैं भाई, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन में केवल 1 ही तो 8 ही तो देखोगे, 2 कौन से छोड़ दिया है, ग्लाइकोलिसिस वाले छोड़ दिया है। 8 मालिक्यूल मिले ये, और 2 ही मालिक्यूल क्या मिले, FADH2 मिले, और केवल 2 ही मालिक्यूल क्या मिली, ATP। किसको छोड़ दिया है भाई, ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस वाले NADH2 भी छोड़ दिया है, और ग्लाइकोलिसिस वाले ATP भी छोड़ दिया है। कह रहा आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है, हम लोग बड़ा डिस्कस कर रहे थे कि ऑक्सीजन चाहिए, अभी तक ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं आया है, पिक्चर में नहीं आई है, और अभी बहुत ज़्यादा ATP भी नहीं बने हैं, तो कुछ ना कुछ और होगा। तो होगा क्या, इन्हीं NADH2 और FADH2 से क्या करेंगे, ATP बनाएंगे, और हमको समझना क्या है, रोल ऑफ ऑक्सीजन। एक लाइन जरा लिख लो, छूट गई लिखाने को, यही कि अगर कंटिन्यूअस साइकिल चलाना है तो क्या क्या रीजनरेट करना पड़ेगा। लिखिए फॉर कंटिन्यूअस क्रेब साइकिल, कंटिन्यूअस क्रेब साइकिल हम अगर के लिखिए रीजनरेशन किसका किसका करोगे बताओ, तो 3 चीजों को रीजनरेट करना पड़ेगा। रीजनरेशन किसका, ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA, रीजनरेशन किसका करोगे, OAA कामा NAD प्लस कामा FAD प्लस, इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, रीजनरेट। क्लियर है, हमें उम्मीद है कि क्रेब साइकिल में सारी चीजें बिल्कुल साफ हैं। ठीक है, अभी तक क्या मिला है, तो अभी तक बहुत कुछ नहीं मिला है। एक क्रेब साइकिल में 3 NADH2, 1 FADH2, 2 CO2 और 1 ATP। डबल कर लोगे तो डबल कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा ग्लूकोज से काउंट अगर करेंगे तो कितने NADH2, तो 10 NADH2, और अगर उसको छोड़ देंगे तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम एक फ्लो चार्ट डायग्राम बना रहे हैं, पहले आप वो बना लीजिए फिर एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब सिर्फ समझ लो क्या है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब है कि NADH+H+ और FADH2 के अंदर जो एनर्जी है उसको रिलीज किया जाए कैसे भी करके, और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ATP बनाई जाए। एक लाइन में कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो NADH2 और FADH2 के पास स्टोर एनर्जी को रिलीज करेगा
और समहाउ उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके एटीपी बनाएगा। एक बात। दूसरा, अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे एटीपी बनाएंगे, उसका हमने एक समरी यहां दिखाई। देखो, ये है NaDH2, इसको तोड़ लेंगे NAD+ बनाएंगे तो दो चीजें निकलेंगी, प्रोटॉन भी निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। तो जो प्रोटॉन होंगे उनको पंप कर दिया जाएगा कहां, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ये मेम्ब्रेन बाहर की है, ये अंदर की है, तो उसके अंदर क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। तो जो प्रोटॉन निकलेंगे उनको पंप कर देंगे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे देंगे। ये है इनर मेम्ब्रेन। इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर पाए जाते हैं जो ज़्यादातर साइटोक्रोम के बने होते हैं, जैसे साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम सी है, C1 है, A है, A3, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे दिए जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन कैरियर उनको कैरी करेंगे। जैसे NaDH का इलेक्ट्रॉन आएगा कॉम्प्लेक्स 1 को, और FADH2 का इलेक्ट्रॉन आएगा कॉम्प्लेक्स 2 को, और ये 1 और 2 दोनों का इलेक्ट्रॉन आएगा 3 को, 3 वाला 4 को, और 4 पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा ऑक्सीजन को। जैसे ऑक्सीजन को मिलेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये H+ से जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का तो भविष्य हो गया क्या, कि कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 3 पे गया, 3 से 4 पर गया, और 4 से किसको मिल गया, ऑक्सीजन को, और उससे क्या बन गया, वाटर बन गया। वाटर एक प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का, आपको पहले से पता है। प्रोटॉन का देखो, इधर से इधर प्रोटॉन लाए गए हैं, ये पंप किए गए हैं, क्योंकि यहां होते हैं हाई H+। अब यहाँ हाई H+ हैं, तो ये प्रोटॉन वापस आएंगे किसमें, मैट्रिक्स में। तो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से जब ये वापस आएंगे तो किस कॉम्प्लेक्स से आएंगे, 5वें कॉम्प्लेक्स से आएंगे, और तभी बन जाएगा ADP से ATP। तो ओवरव्यू सिर्फ इतना है क्या, कि जब कभी NaDH2 और FADH2 के स्टोर एनर्जी को रिलीज किया जाए और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ATP बनाया जाए, यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। NaDH2 का ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स 1 पर होगा, FADH2 का ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स 2 पर होगा। ब्रेकडाउन से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जो प्रोटॉन होंगे उनको मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस पंप कर दिया जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कैरियर 3 से लेकर के 4 तक जाएगा, और अंततः वहां मिलेगी ऑक्सीजन और बनेगा क्या, वाटर। जो प्रोटॉन हैं वो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में इकट्ठा होंगे, और जब वो वापस आएंगे कहाँ, मैट्रिक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 से, तो हम क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। अब हमको सिर्फ ये समझना है कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं और कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं। तो कुल कितने कॉम्प्लेक्स हैं, 5 कॉम्प्लेक्स हैं। हमको पांचों कॉम्प्लेक्स का नाम याद होना चाहिए और उसके अंदर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अभी तक जितना बताए हैं पहले उसको लिख लो, फिर आगे बताते हैं। लिखो, ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये ऐसी कोई मैकेनिज्म है जो क्या करेगी, जो रिलीज करा देगी एनर्जी, जो स्टोर होगी कहां, किसमें बेटा, स्टोर होगी NaDH+H+ और किसमें, FADH2। और जो ये एनर्जी रिलीज होगी इसको यूटिलाइज कर लेंगे किसमें, प्रोडक्शन ऑफ ATP। क्लियर। अब सवाल यह है कि कैसे होगा। तो जब NaDH+H+ और FADH2 इन दोनों का, इनको तोड़ने का मतलब इनका ऑक्सीडेशन करोगे, रिडक्शन। भाई NaDH2 से NaD बनाओगे तो ऑक्सीडेशन ही तो हुआ, और FADH2 से FAD बनाओगे तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो इनका जब ब्रेकडाउन करोगे
या इनका क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे तो रिलीज हो जाएंगे। प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मतलब H+, तो प्रोटॉन कहां जाएगा, यहां लिखते हैं। तो जो H+ हैं वो पंप हो जाएंगे किसमें, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में, और फिर ये वापस आएंगे, रिटर्न बैक किसमें, वापस फिर मैट्रिक्स में नहीं आएंगे। फिर जब मैट्रिक्स में आएंगे तो क्या बन जाएगी, तो एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा बाई इलेक्ट्रॉन कैरियर, कहां प्रेजेंट है, एट इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, किसको चला जाएगा, ऑक्सीजन, और क्या बनेगा, H2। यहां जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं बेटा वो कौन से हैं, तो वो स्पेशली साइटोक्रोम है। कौन कौन से साइटोक्रोम, तो साइटोक्रोम बी भी होता है, सी भी होता है, C1 भी होता है, ए भी होता है, और A3 कई ठो होते हैं। अभी आगे दिखाएंगे कौन कौन से हैं। शॉर्ट फॉर्म में साइटोक्रोम बी भी होता है, साइटोक्रोम सी भी होता है, साइटोक्रोम C1 भी होता है, साइटोक्रोम ए भी होता है, और साइटोक्रोम A3। किससे किससे इलेक्ट्रॉन कहां कहां जाता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहां तक बिल्कुल साफ है। अब हमको रियल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहां 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 से जाता है, और मेम्ब्रेन पर कितने कॉम्प्लेक्स हैं। कितने कॉम्प्लेक्स हैं, 5। नाम बताएगा कोई, इलेक्ट्रॉन वो कॉम्प्लेक्स 5 हैं, पांचों के नाम। पहले का नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज, दूसरे का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तीसरे का नाम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, यही है, और चौथे का नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और पांचवे का नाम ATP सिंथेज। शुरू करें। पढ़े बेटा, तो चलो अब लिखो। सबने लिख लिया, किसी छूटा तो नहीं। चलिए, इनर मेम्ब्रेन हमारे साथ लिखते चले, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पे कितने कॉम्प्लेक्स हैं, तो कहोगे टोटल 5 कॉम्प्लेक्स। तो जब 5 कॉम्प्लेक्स हैं तो सबके नाम बताने पड़ेंगे। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स
सेकेंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स, फोर्थ क्या कॉम्प्लेक्स और फिफ्थ क्या कॉम्प्लेक्स। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज, दूसरे का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तीसरे का नाम साइटोक्रोम B1C, सी नहीं C1 है, B1C। चौथे का नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और पांचवे का नाम ATP सिंथेज। अब आएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो बिल्कुल स्पष्ट, बड़ा आसान फ्लो है। कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो दोनों चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड को, और थर्ड से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कहाँ नहीं पहुंचा देना, पांचवें में न पहुंचा देना इलेक्ट्रॉन को। पहले से जो निकलेगा वो दूसरे से जो निकलेगा वो कहाँ जाएगा, तीसरे तक, और तीसरे से जो निकलेगा वो चौथे तक, और चौथे से आगे पता ही है कहाँ जाएगा, चौथे से चला जाएगा कहाँ, ऑक्सीजन को। लिखो अब अंदर का देखेंगे कि पूरा डिटेल इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है। शुरू करें। तो हम डिटेल फ्लो लिख रहे हैं, पहले आप लिख लीजिए, है ना, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस कैरियर से किस कैरियर पर होता वो देखना है। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज है, और यही NADH से क्या बनेगा, NAD बनेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। प्रोटॉन भी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। प्रोटॉन कहाँ गया वो मैं आपको पहले बता दिया, उसको पंप कर दिया गया कहाँ, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन FMN, इसका फुल फॉर्म फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, अभी लिखा देंगे। FMN से मिलेगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, से मिलेगा यूबिक्यूनॉन। अब यूबिक्यूनॉन रिड्यूस हो जाएगा और बन जाएगा यूबिक्यूनॉल। तो चाहे यूबिक्यूनॉल कहो चाहे रिड्यूस्ड यूबिक्यूनॉन कहो, बात एक ही है। फिर से सुनेंगे। कॉम्प्लेक्स 1 NAD प्लस को किस में कन्वर्ट करेगा, NAD प्लस में। किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, FMN, फिर आयरन सल्फर, यूबिक्यूनॉन, फिर यूबिक्यूनॉल। रुक जाइए। कॉम्प्लेक्स 2 की अगर हम बात करेंगे तो ये सक्सिनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट करता है, सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिससे NAD से NADH2 बनते हैं। हाँ या ना, लेकिन NAD से NADH2 बनने के बाद रुकेंगे नहीं, फिर वो टूट जाएगा, NAD अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा, H पंप कर दिए जाएंगे कहाँ, वहीं जहां जाना था इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ 60 में है कि सीधे सक्सिनेट से फ्यूमारेट लिखा, जबकि सक्सिनेट से फ्यूमारेट में तो FADH2 बनेगा, तो बनेगा फिर टूटेगा भी। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, FAD के पास जाएगा, फिर आयरन सल्फर के पास जाएगा, फिर वही यूबिक्यूनॉन के पास जाएगा और यूबिक्यूनॉल के पास जाएगा। मतलब कॉम्प्लेक्स 2 का भी इलेक्ट्रॉन यूबिक्यूनॉल तक आ गया है, और कॉम्प्लेक्स 1 का भी इलेक्ट्रॉन यूबिक्यूनॉल तक आ गया है। चाहे ये वाला यूबिक्यूनॉल हो चाहे ये वाला यूबिक्यूनॉल हो, ये उठा करके इलेक्ट्रॉन दे देंगे साइटोक्रोम B को। B किसका पार्ट है, थर्ड का पार्ट है। B किसको दे देगा, आयरन सल्फर को, वो किसको देगा, C1। B से लेके C1 तक क्या है, कॉम्प्लेक्स थर्ड है।
C1 से इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, C बड़ी स्पेशल कहानी है इसकी। ये जो साइटोक्रोम C है ये इनर मेम्ब्रेन पर है जरूर, लेकिन बाहर की तरफ पाया जाता है। बाहर का मतलब देखो क्या है, जैसे मान लेते ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन पर देखिए एक तरीका है इधर की तरफ पाए जाओ और एक तरीका है इधर की तरफ पाए जाओ, ये फर्क है ना। तो इनर मेम्ब्रेन में इधर की तरफ है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन की तरफ है। तो है कहाँ, इनर मेम्ब्रेन पर, लेकिन किधर की तरफ है, आउटर साइड की तरफ है। एक बात ये इसकी खास बात है कि यहां से यहां चल के जाएगा, ये यहां चला जाता है, मतलब ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन को उठाएगा कहां से, कॉम्प्लेक्स 3 से, और लेके कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 पर, और किसको दे देगा, कॉपर ए को दे देगा। कॉपर ए साइटोक्रोम ए को देगा, साइटोक्रोम ए A3 को देगा, A3 कॉपर बी को देगा, और कॉपर बी किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम सी क्या है, तो कहोगे छोटी सी प्रोटीन है जो इनर मेम्ब्रेन पर पाई जाती है। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इनर मेम्ब्रेन पर है जरूर, लेकिन किधर की तरफ है, आउटर साइड पर है। इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां ले जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से 4, एग्जैक्ट में कहां से कहां ले गया, तो कहोगे साइटोक्रोम C1 से कॉपर ए को ले गया, फिर आगे पहुंच जाएगा ऑक्सीजन तक, और ऑक्सीजन का आगे काम क्या होना है, वो हाइड्रोजन से जुड़ेगा, वाटर बनेगा। अब सवाल यह है कि ऑक्सीजन का रोल क्या है, तो ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही रोल है, हाइड्रोजन से जुड़ के क्या बनाना, वाटर। तो क्या वाटर बनाने के लिए रेस्पिरेशन कर रहे थे, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब कुछ कहानी और है, अभी वो समझ में आएगी। यहाँ रटने वाले सवाल, अगर हम सिर्फ साइटोक्रोम की बात करें तो साइटोक्रोम में बताओ, तो सबसे पहले बी को मिलेगा, C1 को मिलेगा, C को मिलेगा, A को मिलेगा और A3। कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2 साइटोक्रोम पाए जाते हैं, तो देखो यहां भी 2 साइटोक्रोम है, यहां भी 2 साइटोक्रोम है। 2 साइटोक्रोम A कहां है, तो कहोगे कॉम्प्लेक्स 4, वो A का ही पार्ट है, A3। कौन सा सेंटर है जहां पर 2 कॉपर मिलेंगे, तो फिर आंसर क्या देंगे, 4। अब इसको जरा एनसीईआरटी से देख लो, सेम चीज लिखी हुई है, ये डायग्राम बना है एनसीईआरटी में, देखो कैसे। ये है कॉम्प्लेक्स 1, नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेज। देखो NADH2 टूट के NAD+ बना, तो प्रोटॉन भी निकले, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कहाँ पंप हो गए, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, और इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, FMN से किसको मिला, आयरन सल्फर से किसको मिला, यूबिक्विनोन से किसको मिला, यूबिक्विनोल। अब यहाँ रुक जाइए, इधर देखो, ये है कॉम्प्लेक्स 2, सक्सीनेट से फ्यूमारेट, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, FAD, फिर किसके पास, आयरन सल्फर, फिर किसके पास, यूबिक्विनोन, फिर किसके पास। तो इधर का भी इलेक्ट्रॉन कहाँ खड़ा है, यूबिक्विनोल, और इधर के भी इलेक्ट्रॉन कहाँ खड़ा है, यूबिक्विनोल। इस यूबिक्विनोल ने क्या किए, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, साइटोक्रोम बी। इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, साइटोक्रोम बी। बी से कहाँ गया, आयरन सल्फर से कहाँ गया, C1। C1 से किसको मिला, C देखो यहाँ से यहाँ चल के आया है, मोबाइल है। C ने किसको दिया, कॉपर ए। कॉपर ए ने साइटोक्रोम ए उसने दिया, साइटोक्रोम A3 उसने दिया, कॉपर बी किसको मिल गया, ऑक्सीजन, क्या बना, वाटर। क्लियर है, बिल्कुल फ्लो जो पीछे लिखे थे वही है, बस देखो हर जगह घटना हो रही है। यहाँ भी प्रोटॉन यहाँ पंप किया गया, जब यूबिक्विनोन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो प्रोटॉन यहाँ पंप कर दिया। सब जगह देखो प्रोटॉन इधर से इधर ही जा रहे हैं। इवन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तब भी प्रोटॉन यहाँ आ गए हैं। यहाँ ढेर सारे प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। ये सब लौटेंगे कहाँ, कहाँ लौटेंगे, मैट्रिक्स में। किस कॉम्प्लेक्स से, 5वें कॉम्प्लेक्स से। तो क्या बनेगा, ATP। अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो ये ऑक्सीजन नहीं होगा तो वाटर नहीं बनेगा। तो ना बने, कौन सा वाटर के चक्कर में परेशान है, इतना पानी तो पीते ही हैं। इसका मतलब है वाटर बनाने के लिए यहाँ नहीं ऑक्सीजन बैठी है, इसका काम कुछ और है। तो ध्यान से सुनिए, आराम से। आप सिर्फ ये सोचो कि यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन आता है तब ATP बनती है। आता क्यों है, क्योंकि यहाँ H क्या है, ज्यादा, और यहाँ H क्या है, कम।
ऐसे हाइड्रोजन आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, तो एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर हो जाएंगे तो कभी H प्लस यहाँ आएंगे, नहीं आएंगे। और अगर H प्लस वापस नहीं आए तो क्या ATP बनेगी? तो ATP अगर बनाना चाहते हो तो यहाँ H प्लस क्या होने चाहिए, कम। अब कैसे कम करोगे? इसका एक ही तरीका है, H प्लस को किससे जोड़ दिया जाए, ऑक्सीजन से। तो अगर H प्लस को ऑक्सीजन से जोड़ दोगे तो H प्लस क्या हो जाएगा, कम। और जैसे कम हो जाएगा धनाधन आते रहेंगे, ATP बनती रहेगी। तो ऑक्सीजन का असली में रोल क्या है? ऑक्सीजन का असली रोल है हाइड्रोजन रिमूव करो। क्या रिमूव करो? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव नहीं किए तो ये प्रोसेस बंद हो जाएगी। इसी नाते क्वेश्चन पूछा गया है, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फिर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रियल में रोल क्या है? ये पूरी प्रोसेस को चलाता है। कैसे? हाइड्रोजन को रिमूव करता है, और अगर हाइड्रोजन को रिमूव नहीं किया तो ये प्रोसेस जल्दी ही क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। दो बातें स्पष्ट हमको याद कर लेनी है, साइटोक्रोम C से जुड़े क्वेश्चन और रोल ऑफ ऑक्सीजन। साइटोक्रोम C से जुड़े क्वेश्चन क्या है? छोटी सी प्रोटीन है, इनर मेम्ब्रेन पर है, बाहर की तरफ है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, कहां से कहां, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4, यही तो है। दूसरा, रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन के कई मेन रोल हैं। ये वास्तव में पूरे सिस्टम को ड्राइव कराता है, प्रोटॉन को रिमूव करता है। प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो फाइनल प्रोटॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी क्या है, ऑक्सीजन। लिखो। बिल्कुल क्लियर है? तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। लिख लीजिए साइटोक्रोम C, इसके बारे में 3 क्वेश्चन 4। छोटी सी प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स, प्रेजेंट ऑन कहां, इनर मेम्ब्रेन, किधर की तरफ, टुवर्ड आउटर साइड। दूसरा, ये है क्या, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा कहां से कहां तक, बताओ, कहां से कहां? तो कहोगे कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4। एग्जैक्ट कहां से कहां, एग्जैक्ट बताओ। तो एग्जैक्ट है साइटोक्रोम C1 टू कॉपर A। हो सकता है ये पूछ ले। रोल ऑफ ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट, ये ड्राइव करता है होल प्रोसेस को, यही चलवाता है। ड्राइव होल प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। ये रिमूव करेगा H प्लस कहां से, मैट्रिक्स से। ये क्या करेगा, ये है फाइनल प्रोटॉन या हाइड्रोजन एक्सेप्टर। यही है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कंबाइन करेगा किससे, H प्लस, और बनाएगा क्या, वाटर, जो कि एक प्रोडक्ट है।
मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, या इसी का दूसरा नाम फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। बस सवाल सवाल बताते चलो हमको और लिखते चलो। ये बताओ यहां एटीपी के बनने का ये नाम क्यों पड़ा, फोटोफॉस्फोराइलेशन काहे नहीं है? तो वहां बताए हैं बात हम क्या, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी कहती है एटीपी तभी बनेगा जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब हम यहां पढ़ रहे हैं, वहां लिखा था वहां पढ़ रहे हैं, अभी यहां पढ़ रहे हैं। यहां मेम्ब्रेन कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। और प्रोटॉन ग्रेडियंट में ज्यादा कहां है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में। तो वहां ज्यादा हुए कैसे, पंप किए गए। तो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में प्रोटॉन पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से आएगी? तो अगर हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे होते तो एनर्जी वो सनलाइट की थी, और हम पढ़ क्या रहे हैं, रेस्पायरेशन। तो एनर्जी किसकी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। तो नाम क्या पड़ा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। फिर से सुन लेते हैं, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी कहती है एटीपी तब बनेगी जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यहां मेम्ब्रेन कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन। और यहाँ हाई प्रोटॉन कहाँ है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। लो कहाँ है, मैट्रिक्स में। हाई क्यों है, क्योंकि पंप किए गए कहाँ से कहाँ, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। एनर्जी लगी होगी, एनर्जी कहाँ से लाए होगे, ऑक्सीडेशन। तो नाम क्या पड़ा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। लिखो, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहती है क्या, प्रोटॉन ग्रेडियंट नेसेसरी फॉर एटीपी सिंथेसिस। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां होगा, एक्रॉस मेम्ब्रेन। बस मेम्ब्रेन बताओ कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन। और प्रोटॉन ग्रेडियंट में हाई कहां है और लो कहां है, हाई H प्लस और लो H प्लस। बताओ बेटा, हाई है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस और लो कहां है, मैट्रिक्स में। ऐसा क्यों हुआ है, प्रोटॉन पंप किए गए हैं कहां से कहां, जहां से कहोगे वहां पंप कर देंगे। बताओ तो कहां से कहां करना है, मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। अब ये पंप कैसे किए गए हैं, तो एनर्जी लगी है किसकी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसी नाते इसका अच्छा सा नाम क्या रखे, और अगर एनर्जी सनलाइट की लगा लेते तो इसी का नाम क्या रख देते, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो एनसीईआरटी बड़ी सावधानी से लिखी है कि अभी पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस तो मेम्ब्रेन है थाइलेक्वाइड, अभी पढ़ रहे हैं क्या, रेस्पायरेशन तो मेम्ब्रेन है क्या, इनर मेम्ब्रेन। यहां तक बिल्कुल क्लियर। एटीपी कब बनती है यही तो बताती है, केमी ऑस्मोटिक ही कहती है एटीपी बनती कब है, तो जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है। टूटता मतलब कैसे तोड़ोगे, हथौड़े से तोड़ दोगे, तोड़ोगे कैसे, तो प्रोटॉन मूव करेंगे कहां से कहां, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। कुछ लोग हाँ बोल दिए हैं,
कहां से कहां, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से मैट्रिक्स, किसके थ्रू, कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू, तभी क्या बनेगी एटीपी। तो लिखो, ये कहती है कि एटीपी फॉर्मेशन कब होगा, तो जब टूट जाएगा, ब्रेकडाउन किसका, प्रोटॉन ग्रेडियंट का। कैसे, H प्लस मूव करेंगे कहां से कहां, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस से कहां जाएंगे, जाएंगे मैट्रिक्स, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस टू मैट्रिक्स, और किसके थ्रू जाएंगे, तो आंसर होगा कॉम्प्लेक्स 5, जिसका दूसरा नाम एटीपी सिंथेज। बताओ जरा, ये प्रोटॉन पैसिव जाएंगे कि एक्टिव, इतना सन्नाटा कैसे फैल गया भैया, ये पैसिव जाएगा, हाई से लो आ रहा है, यहां देखो पंप किया गया है, मतलब लो से हाई, और ये वापस आया तो हाई से लो, तो हाई से लो होगा तो कैसे आएगा, पैसिव। अब सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो 5 कॉम्प्लेक्स है उसके 2 हिस्से हैं, पहले हिस्से का काम क्या है, नाम क्या है, दूसरे हिस्से का नाम क्या है और काम क्या है, इतना है। और यहीं पर एनसीईआरटी वालों ने चेंज कर दिया, एक एटीपी बनने के लिए कितने प्रोटॉन वापस आएंगे हैं, तो पहले आते थे 2, अभी शुरू किए 4, हो सकता है तुम्हारे बच्चों ले 8 प्रोटॉन आने जाने लगे, ऐसा हो सकता है। हमारे टाइम 2 थे, तुम्हारे टाइम 4 है। बढ़े, बिल्कुल साफ है, कुछ डाउट तो नहीं इसमें। तो केमी ऑस्मोटिक याद आ गई, तो ना वहां समझ में आई थी, ना यहां समझ में आई है। केमी ऑस्मोटिक क्या कहती है कि अगर एटीपी बनाना है तो पहले क्या बनाओ, प्रोटॉन ग्रेडियंट, फिर तोड़ डालो। तो जब तोड़ने था तो बनाए काहे थे, पहले बनाओ फिर तोड़ो, बनेगा कैसे तो अलग मसला है, टूट कैसे अलग मसला है, सिर्फ छोटा सा रह गया है। और चलिए छोटा सा डायग्राम बना ले, अच्छा नहीं लग रहा क्या, चल जाएगा काम।
कॉम्प्लेक्स 5 या एटीपी सिंथेज के दो हिस्से होते हैं, एक होता है F0, एक होता है F1। F0 पार्ट, F0 पार्ट को कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स। इस ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स की खास बात है ये धंसा हुआ है, एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन, और यही बनाता है क्या, आपको पुराना याद होगा, ये बनाता है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, नहीं याद आया? और इसी चैनल से क्या पास होते हैं, प्रोटॉन। फॉर पैसेज ऑफ H प्लस फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस टू मैट्रिक्स। और दूसरा इसका F1 पार्ट, या इसी को हेड पीस भी कहते हैं ना, हेड पीस, या इसी का दूसरा नाम, ये वास्तव में यही है। तो चाहे F1 कहो, चाहे हेड कहो, चाहे एटीपी सिंथेज, यही क्या बनाएगा, एटीपी की सिंथेसिस। ये किधर निकला हुआ है बेटा, किधर की तरफ है, तो ये प्रोट्रूड है मैट्रिक्स की तरफ, वर्ड मैट्रिक्स। आखिरी कंक्लूजन, चार H प्लस मूव टू मेक क्या, एक एटीपी। कितने H प्लस जाएंगे उधर से इधर, 4, तब क्या बनेगी, एक एटीपी। नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसिस डिपेंड ऑन क्या, तो कहोगे प्रोटॉन डोनर कौन है। अब प्रोटॉन डोनर अगर NADH2 है तो अलग, और FADH2 है तो अलग। जैसे ईच NADH प्लस H क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, इसका अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो कितने, 3 एटीपी। और अगर ईच FADH2 का ऑक्सीडेशन करोगे तो 2 एटीपी। इस केस में यही दोनों लोग क्या हैं, प्रोटॉन डोनर हैं। लिख लो जरा, एनसीईआरटी खोल लो, अंडरलाइन कर लेते हैं, सब बिल्कुल साफ सुथरा है। FMN का फुल फॉर्म नहीं बताया, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और FAD का, अच्छा हमको लगता था पता है, लिख लो भैया लिख लो, FMN फ्लेविन मोनो
न्यूक्लियोटाइड, और FAD फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। दो 2018 में एक सवाल पूछा है, NAD का रेस्पायरेशन में क्या रोल है? दो रोल तो साफ दिखाई पड़ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर भी तो है। NAD से NADH2 नहीं बनता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है। चलो एनसीईआरटी ओपन कर लो, लिख लिया फुल फॉर्म। ये बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। पूरा 1 घंटा लगा समझाने में। ये कह रहा बहुत सारे फॉलोइंग द स्टेप इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर रिलीज करना है, और क्या करना है? यूटिलाइज करना है एनर्जी जो कहाँ स्टोर है, NADH, और कहाँ? ऐसा जूता मोजा बांधना शुरू कर दिए हैं, तुरंत भागना है, थोड़ी देर रुक जाओ। दिस इज ए कंप्लीस्ड व्हेन, क्या? व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन पास कर दो कहाँ? ऑटो, क्या बनेगा? वाटर। मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासेज एक कैरियर से दूसरे कैरियर, कहोगे क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा कहाँ से? NADH जो कहाँ प्रोड्यूस हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको ऑक्सीडाइज कर दोगे किसके द्वारा? NADH डिहाइड्रोजनेज, जो कि क्या है? कॉम्प्लेक्स 1। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा किसको? हाईलाइट कर लो जरा, किसको? यूबिक्विनोन, जो कहाँ लोकेटेड है? इनर मेम्ब्रेन। यूबिक्विनोन रिसीव कर लेगा क्या? रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट FADH2 से भी, मतलब FADH2 वाला भी होगा और NADH2 वाला भी होगा, दोनों होंगे, दोनों के अलग अलग होंगे। ये रिसीव करेगा तो क्या जनरेट हो जाएगा? लिखा है FADH2 बना था ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इनटू सिट्रिक एसिड, तो बन जाएगा क्या? रिड्यूस यूबिक्विनोन, और रिड्यूस यूबिक्विनोन का ही दूसरा नाम यूबिक्विनोल। ये सब लोग अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसको? साइटोक्रोम C को दे देंगे। अच्छा, ये मान लेते कोई मॉलिक्यूल A है, इसको इलेक्ट्रॉन आए तो रिड्यूस की ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, और निकला तो ऑक्सीडाइज। तो ये जो रिड्यूस यूबिक्विनोन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्यों? अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? साइटोक्रोम C को देगा। कैसे देगा? BC1। BC1 क्या है? कॉम्प्लेक्स 3। साइटोक्रोम C क्या है? स्मॉल प्रोटीन है, कहाँ अटैच है? आउटर सरफेस। कहाँ है? इनर मेम्ब्रेन। क्या काम करती है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। कहाँ से कहाँ? कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4। जो कॉम्प्लेक्स 5 है उस जो 4 है इसका नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। यहाँ साइटोक्रोम भी है, A भी है, A3 भी, और 2 कॉपर सेंटर। जब इलेक्ट्रॉन पास करेगा एक कैरियर से दूसरे कैरियर, 1 से 4, थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो सफल हो जाएगा क्या? ATP सिंथेसिस। कहाँ पर? 5। ATP और ATP। नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसिस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर या प्रोटॉन डोनर। ऑक्सीडेशन करोगे एक मॉलिक्यूल किसका? NADH का, तो क्या बनेंगे? 3 बनेंगे, और अगर FADH2 करेंगे तो 2 बनेंगे। थोड़ी देर रुक जाओ, परेशान ना हो। कह रहा एरोबिक प्रोसेस में रेस्पिरेशन तभी होता जब ऑक्सीजन होती है, तो रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? तो कहोगे बिल्कुल आखिरी में है, क्या? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो लिखा है डराइव करेगा होल प्रोसेस, क्योंकि रिमूव करेगा क्या? H+। ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अनलाइक कह रहा जैसा फोटो रेस्पिरेशन में होता था वैसा यहाँ नहीं होगा। वहाँ क्या होता था? लाइट एनर्जी, और तभी फास्फोराइलेशन होता था। यहाँ सेम प्रोसेस करने के लिए कौन सी एनर्जी यूज करोगे? देखो एनर्जी ऑफ
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कह रहा पहले ही पढ़ चुके हो मैकेनिज्म, कहाँ, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो पहले समझाई गई है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूटिलाइज करना है एटीपी बनाने में, कहाँ, कॉम्प्लेक्स 5 पर। कॉम्प्लेक्स में दो मेजर कंपोनेंट है, एक F1 है एक F0 है। F1 का दूसरा नाम हेड पीस है। ये बाहर निकला हुआ है किधर की तरफ, मैट्रिक्स की तरफ। इसमें वही जगह है जहाँ क्या बनेगा, एटीपी। F0 क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है, अंदर मेम्ब्रेन में धसी है, क्या बनाएगी, चैनल। क्या पास हो गए, प्रोटॉन। पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू कैटालिसिस ऑफ F1 कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ये देखो नई लाइन जोड़ी है, फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस कितने, 4H+ पास होंगे किसके थ्रू, F0 फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस टू मैट्रिक्स। हाई से लो आओगे तो क्या कहोगे, हाई से लो कहोगे डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। एक काम करिएगा, बुकलेट आपके पास है, आज ही इसके सवाल लगा डालिएगा, क्रेब साइकिल के और ETS के। अभी थोड़ी देर में इसका लेक्चर आपको दे देंगे और PDF भी आपको भेज देंगे। ठीक है, जाइए।